Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn Physics with R.K. Tomar. In today's class, we will start a new chapter for class 10th और वो है Human Eye and Colorful World. और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी दैट इज ह्यूमन आई. फिर ह्यूमन आई का डायग्राम, फिर उसके वेरियस पार्ट्स जो होते हैं उनके फंक्शन पढ़ेंगे. और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी लाइफ का, और इसकी इंपॉर्टेंस उनसे ज़्यादा कौन जानेगा जिनके पास आंखें नहीं होती हैं. और हम सब आंख है हमारे पास, अच्छी आंखें दी हैं भगवान ने हमें, और हम उसे खराब करने पर तुले हुए हैं, है ना. देखो 24/7 आपका मोबाइल चलता रहता है, लैपटॉप चलता रहता है, आईपैड चलता रहता है. या पढ़ने की हैबिट्स हमारी खराब है जो हम बिल्कुल पास में रख के पढ़ते हैं, कॉपीज को उल्टा लेट के पढ़ते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे सिर्फ वीडियो गेम ही देखते हैं, पबजी तो आप बिल्कुल भी नहीं खेलते होंगे. मैं कह रहा हूँ बस पढ़ते हैं या इंपॉर्टेंट काम करते हैं, उसको जरूरत से ज्यादा कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें धीरे धीरे खराब होती जा रही हैं. तो इन आंखों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं. और आज की क्लास में हम सीखेंगे ह्यूमन आई के बारे में. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन ऑफ आई, पावर ऑफ अकोमोडेशन, नियर पॉइंट, फार पॉइंट. तो बहुत सारे टॉपिक है आज की क्लास में, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा. और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. और हाँ, नोट्स बनाने की चिंता मत करिएगा. आपके इस वीडियो में आप सिर्फ पहले समझ लो इन सारे टॉपिक्स को, क्योंकि एक बार में समझ पा जाएंगे तो नोट्स वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा. तो उनकी आप टेंशन ना लीजिए, नोट्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे. अभी आप सिर्फ इनको समझ लीजिए. तो चलिए फिर शुरू करते हैं ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स के फंक्शंस. सो दिस इज योर डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन आई. ये उसके कुछ मैंने पार्ट्स लिखे हुए, और ये और जैसे कि फर्स्ट नंबर में कॉर्निया लिखा है, तो फर्स्ट नंबर यानी कि इसको डिपिक्ट कर रहा है. तो सबसे पहला जो ह्यूमन आई का पार्ट होता है दैट इज कॉर्निया. तो जैसे कि हमारे घर में सबसे पहला पार्ट क्या होता है, या विंडो लगी होती है या फिर आपका गेट होता है, क्योंकि जैसे ही कोई भी आपकी एंट्री अगर चाहिए तो हवा है तो वो आपकी विंडो से भी आती है, और अगर कोई ह्यूमन बीइंग है या कुछ भी है वो आपके गेट से एंट्री करता है. सिमिलरली जो लाइट सिग्नल होते हैं वो हमारी बॉडी में आईज के थ्रू एंटर करते हैं. तो वो जो सबसे पहला विंडो वाला पार्ट है हमारी आई का, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया. सो इट इज द बल्जिंग आउटवर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई थ्रू विच लाइट इज गोइंग टू एंटर इनटू इट. सो दिस इज योर कॉर्निया, जो सबसे आगे का पार्ट है. सेकंड नंबर पे जो आता है दैट इज आइरिस. आइरिस ये वाला पोर्शन है बच्चों, देखो जो डार्क ब्लैक करके मैंने दिखा रखा है. और उसके बाद आएगा प्यूपिल, जो यहाँ पे आपका उससे भी ज्यादा डार्क ब्लैक होता है. अब आप सोचेंगे सर डायग्राम में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सोचेंगे सर ये आखिर ह्यूमन आई में होते कहाँ हैं. तो देखो, आप कभी नेशनल साइंस सेंटर गए हैं? वहां पर देखो एक एपरेटस लगा हुआ, अगर गए हैं तो वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर उन्होंने क्या कर रखा है कि एक लेंस रखा हुआ है. आप जैसे अपने फेस को इसके पास रखते हैं तो आपका आई की जो इनलार्ज इमेज बनती है, एंड बाय जस्ट यूजिंग अ नॉब यू कैन वेरी द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. अब ऐसा नहीं कि आज घर में ही अपने ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें कि आप एक टॉर्च ले लें और अपने यंगर ब्रदर सिस्टर की आंख में बोले कि आंख खोलो और मैं उसमें देखूंगा. तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ. देखो अपनी आईज में आप ध्यान से देख सकते हैं, ये जो आंख के पीछे देखिए ये व्हाइट वाला पोर्शन होता है और आगे ये ब्लैक सा दिखाई देता है, या कईयों का देखिए ब्राउन होता है, ग्रीनिश होता है, ब्लूइश आईज भी आप बोलते हैं. दैट इज आइरिस, जो बाहर बड़ा बड़ा होता है. उसके अंदर भी एक होता है डार्क ब्लैक, और वो उसे बोलते हैं प्यूपिल. और प्यूपिल हमेशा ब्लैक कलर का ही होता है, क्योंकि हम फिजिक्स में जानते हैं that anything which is not able to reflect a light, that means वो 100% अगर लाइट को absorb कर लेगा तो उसका कलर ब्लैक ही होगा. तो हमारी जो लाइट है वो प्यूपिल से अंदर जाती है, प्यूपिल इसे रिफ्लेक्ट नहीं करता है. इसलिए किसी भी लिविंग बीइंग की जो आई का प्यूपिल होगा वो हमेशा ब्लैक कलर का होगा. However, ये जो आइरिस, ये जो सर्कुलर वाला डायफ्रैगम है, ये आपका कलर ऑफ द आई डिसाइड करता है. यानी किसी का आपने ब्लूइश देखी है, ग्रीनिश देखी है, तो ये किसका कलर है? आइरिस का कलर है. तो पहला फंक्शन आइरिस का क्या होगा? इट डिटरमाइंस द कलर ऑफ द आई. एंड सेकंड इज दैट इट आल्सो एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल. अब देखो वो कैसे आप करके देख सकते हैं. जैसा मैं अभी बता रहा था कि नेशनल साइंस सेंटर में अगर आप गए हैं तो वहां पे अपरेटस लगा रखा है कि अगर आप जैसे उस नॉब को वेरी करते हैं तो जो लाइट की इंटेंसिटी है आपकी ह्यूमन आई पे, जो आपकी आई पे गिरती है, उसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो अंदर जो छोटे वाला डार्क ब्लैक होता है उसका साइज छोटा या बड़ा होता है. देखो अपने डेली लाइफ में इसे कहां पर आपने फील किया होगा. तो देखिए आप जब कभी भी जहां पे बहुत अच्छी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वहां पर आप आराम से देख पा रहे हैं, पर जैसे अगर आप वहां से डायरेक्टली किसी अंधेरे वाली जगह पे जाते हैं जहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है, तब आप देखिए बड़ी जल्दी हमारी ऐसी हम आंखें करना शुरू कर देते हैं. पर एक्चुअली ये हमारी बेवकूफी है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है प्यूपिल का साइज देना, पर वो हमारी हैबिट बन चुकी है. तो जो आइरिस है वो उस प्यूपिल के साइज को बड़ा कर रहा होता है, सो दैट कि जितनी ज्यादा से ज्यादा लाइट जाए उतना ही आपको सिग्नल ब्रेन को रिसीव हो जाएगा. तो आपने देखा होगा जब भी आप मूवी देखने जाते हैं
तो बाहर से जैसे आप मूवी हॉल के अंदर एंटर करते हैं तो आप देखिए ऐसा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप बाहर जब थे तो प्यूपिल का साइज छोटा था। जैसे ही आप अंदर जाते हैं वहां पे लाइट की इंटेंसिटी कम है, इसलिए प्यूपिल का साइज बड़ा हो रहा है। अब एक कर कौन रहा है? दैट इज आइरिस। तो आइरिस के दो काम हमने पढ़े हैं, दैट आइरिस डिटरमाइंस द कलर ऑफ द आई एंड सेकंड इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। क्लियर हुआ? अगर देखो अभी भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है ये, तो मैं आपको, अब जैसे मैंने आपको बताया भी है कि मैं अपनी फिजिक्स को हर जगह से सीखता हूँ, तो ये वाला मैं एक आपको इंसिडेंट भी बताता हूँ। मुन्ना भाई MBBS, ये मूवी तो देखी होगी, सुपर हिट मूवी थी। तो वहां पर एक सीन मैं आपको याद दिलाता हूँ जहां पर एक वो पेशेंट होता है जिसे वो डॉक्टर सब्जेक्ट कह रहे होते हैं, जहां पे हमारे मुन्ना भाई संजय दत्त को गुस्सा भी आ जाता है कि इसे सब्जेक्ट क्यों कह रहे हो आप, याद आया? तो वो कैसे बताते हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उसकी आंख के ऊपर देखो टॉर्च डालते हैं। तो जैसे ही टॉर्च की लाइट उनकी आई पे पड़ती है तो वहां पर अगर आपने ध्यान दिया होगा कि वहां पे जो प्यूपिल का साइज है वो छोटा हो जाता है, या नहीं ध्यान दिया? आप तो सिर्फ मूवी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैं हमेशा मूवी एंजॉय करने के साथ साथ वहां पे फिजिक्स भी ढूंढ लेता हूँ। तो अगर आपका भी दोबारा मौका पड़े वो मूवी देखने का, तो इस शॉर्ट को ध्यान से देखिएगा, वहां पर आपको आइरिस का फंक्शन दिख रहा है। अब आगे चलते हैं। तो जो थर्ड पार्ट मैंने बताया प्यूपिल, तो प्यूपिल क्या कर रहा है? जब वो प्यूपिल छोटा हो जाता है, कब छोटा हो जाएगा? जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि वो चाहता है कि बस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लाइट जाए, जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए उसे। और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो वहां पर प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, सो दैट जितनी ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके अंदर एंटर कर सके। तो प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। क्लियर हो रहा है यहां तक? चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आई लेंस। अब जो हमारा आई लेंस है वो कन्वेक्स लेंस की तरह होता है। आपने डेली लाइफ में भी लेंसेज देखे होंगे, आपने देखा होगा, शायद आप में से भी कईयों को चश्मा लगा होगा, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी चश्मा पहनते होंगे। नहीं तो फिजिक्स लैब में अगर आप कभी गए होंगे तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा होता है लेंस। ये कन्वेक्स लेंस है, ये मैन मेड कन्वेक्स लेंस है। और जो हमारी आंख में लगा है दैट इज गॉड मेड कन्वेक्स लेंस। अभी थोड़ी देर में मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा कि इस मैन मेड कन्वेक्स लेंस और इस गॉड मेड कन्वेक्स लेंस में क्या फर्क है, ठीक है? वो अभी उसका वेट करो, अभी हम सिर्फ पहले फंक्शन पढ़ लेते हैं। So the function of this eye lens is to converge all the light rays falling on it so that they get converged and falls on retina. Retina is what? Retina is a screen. जैसे कि अभी हम देख रहे थे, मूवी देखने गए थे ना थिएटर में, तो जो मूवी देख रहे थे तो वहां पर पीछे देखिए प्रोजेक्टर चल रहा होता है। तो प्रोजेक्टर से लाइट कहां पे फॉल कराता है? एक स्क्रीन के ऊपर। उस स्क्रीन के ऊपर आपकी मूवी प्ले हो रही है। इसी तरीके से हमारे को एक भगवान ने हमारी आंख के अंदर एक स्क्रीन बना के दी, दैट इज कॉल्ड रेटिना। अब रेटिना के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, रॉड्स शेप की सेल्स होती हैं या कोन्स शेप की सेल्स होती हैं। ये जो रॉड शेप की जो सेल्स होती हैं दे आर सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे कि अगर आपको लगता है यहाँ पे कम उजाला है या वहां पे ज्यादा उजाला है, तो इसका मतलब जो रॉड शेप की जो सेल्स हैं वो आपको बता रही हैं ये। उसके बाद आती हैं कोन्स की। तो कोन्स शेप की जो सेल्स होती हैं वो कलर के बारे में बताती हैं कि अगर ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, तो वो कौन बताएगा? कोन्स शेप की सेल्स। अब याद कैसे करेंगे? देखो, सी फॉर कलर, सी फॉर कोन, मैं तो ऐसे याद रख लेता हूं। तो दूसरा जो बचा है वो रॉड शेप है और वो इंटेंसिटी के बारे में बताया गया। तो हमारे को क्लियर हो गया कि आई लेंस हमारा क्या करेगा? कन्वर्ज ऑल द रेज टू फॉल ऑन रेटिना, और उसी वजह से हमारे पास एक इमेज बन जाएगी। कैसी इमेज होगी? ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो हर ऑब्जेक्ट की रियल इन्वर्टेड इमेज हमें रेटिना पे मिलेगी। अब रेटिना के बाद हमारे पास आ जाती है ऑप्टिक नर्व। उससे पहले हमारे पास सिलियरी मसल्स भी आता है, इसे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बताता हूं। ये जो सिलियरी मसल्स होती है, हमारा जो आई लेंस है इसके साइज को वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, जस्ट टू एडजस्ट सो दैट कि हमारा जो ऑब्जेक्ट अगर पास का भी है या दूर का भी है उसकी क्लियर इमेज बने हमारी रेटिना के ऊपर। अब वो कैसे करती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? यहां पर जो हमारे पास सिग्नल आया है दैट इज लाइट सिग्नल, पर ब्रेन को लाइट सिग्नल समझ में नहीं आते हैं, ब्रेन को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल समझ में आते हैं। तो वो यहां पर लाइट सिग्नल कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और वो इन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन के पास जाते हैं, और फिर ब्रेन हमें बताता है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट क्या है। और इस तरीके से अब हमने सीख लिया कि ये जो हमारे पार्ट्स ऑफ आई हैं उनके क्या क्या फंक्शन है। क्लियर हो गया? अगर फिर भी किसी को डाउट रह जाता है तो अपना डाउट मेरे कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, फिर मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पर आई होप अभी तक आपको सारा क्लियर हो रहा है। इसमें दो चीजें और हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हैं। यहाँ पर ये जो व्हाइटिश पोर्शन है यहाँ पर होता है विट्रस ह्यूमर, और यहाँ पर होता है एक्वस ह्यूमर, जो लिक्विड पार्ट होता है, थोड़ा सा लिक्विड होता है। तो हर लिक्विड का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये वाला लिक्विड भी और यहाँ पर जो लिक्विड भरा होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन करा रहे हैं और हमारे कन्वेक्स लेंस की हेल्प कर रहे हैं कि जो इमेज है वो रेटिना पे ही बने।
क्लियर हो गया? तो एक बार अब इन सबको एक साथ पढ़ लेते हैं सो दैट वी आर नाउ एक्सप्लेनिंग वर्किंग ऑफ ए ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई किस तरीके से काम कर रही है? दैट व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आई, तो ऑब्वियस ही बात है इस ऑब्जेक्ट से काफी लाइट रेज निकलेंगी, और जो रेज हैं वो कहां पे जा रही है? थ्रू कॉर्निया एंटरिंग इनटू द आई। उसके बाद आपके पास नाउ द लाइट इज एंटरिंग थ्रू द प्यूपिल एंड फॉलिंग ऑन द कन्वेक्स लेंस। The size of the convex lens is adjusted by the ciliary muscles such that its real and inverted image is forming on the retina. These light signals are now converting into the electrical signals which are passing through the optic nerve into the brain, and now brain is interpreting कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है। क्लियर हो गया? सो आई होप अब आपको ह्यूमन आई, उसके पार्ट्स और उसकी वर्किंग क्लियर हो गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है एकोमोडेशन ऑफ एन आई। पर पहले मैं अभी आपसे डिस्कस कर भी रहा था कि ये जो गॉड मेड आई लेंस है और ये जो मैन मेड लेंस है इसमें क्या फर्क है। तो देखिए ये हमने पिछले चैप्टर्स में सीखा था। फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कन्वेक्स लेंस की इमेज बनाई थी। तो आप बस मुझे बताओ कि इफ आई चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to this lens, then the position of the image will remain same or it will also going to be different. तो बिल्कुल सही कैच कर रहे हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन इसके पास आता जाएगा वैसे वैसे इमेज का डिस्टेंस इससे बढ़ता जाएगा। तो ये हमने सीखा था। पर ये जो आई लेंस है, ये जो भगवान ने हमें आई दी है, इस आई बॉल को हम स्फेरिकल शेप की मानते हैं, और जो डिस्टेंस होता है रेटिना का फ्रॉम आई लेंस उसे हम 2.5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं। पर आई लेंस का जो और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो कभी चेंज होगा ही नहीं। तो वी तो आपका फिक्स हो गया है, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट बार बार चेंज होता जाएगा। तो फिर हर बार आपकी इमेज रेटिना पे कैसे बनेगी? वो तो बन ही नहीं सकती। और यहीं पर देखिए वो गॉड का जो मैजिक है वो सामने आता है कि जो हमारा जो आई लेंस है इट कैन एडजस्ट इट्स ओन फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। अगर ये नहीं कर पाता तो हमें सिर्फ एक ही डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट दिखाई देता, पूरी दुनिया कभी दिखाई ही नहीं देती। तो जब हम दूर की चीज देखते हैं या पास की चीज देखते हैं तो ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। एंड दिस एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ सो दैट the sharp image is always going to be formed on retina is known as accommodation of an eye. अब इसे समझ लेते हैं, डायग्राम में भी समझ लेते हैं। तो देखो जब आपको ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, इन्फिनिटी पे मैंने मान लिया है, तब आपको बड़ी फोकल लेंथ की जरूरत होती है। अब फोकल लेंथ आपकी जो लेंस है उसकी कैसे बढ़ेगी? उसको पतला होना पड़ेगा। अगर वो इतना मोटा है तो उसे पतला होना पड़ेगा, यानी कि ऐसे खिंच रहा है वो, देखिए धीरे धीरे मेरा हाथ भी जो है पहले ऐसा था फिर वो धीरे धीरे खिंच रहा है ऐसे, तो ऐसे होना पड़ेगा तब उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। अब वो कौन कर रहा है? वो कर रही है आपकी सिलियरी मसल्स। और इस केस में आपकी जो सिलियरी मसल्स होती है वो रिलैक्स्ड कंडीशन में होती है। हम एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि जो रिलैक्स्ड सिलियरी मसल्स हैं उस केस में फोकल लेंथ ऑफ आई लेंथ ज्यादा होती है या कम होती है? तो वो ज्यादा हो गई है। सिमिलरली अगर मुझे पास की चीज देखनी है तो उस टाइम पे मेरा जो कन्वेक्स लेंस है वो थोड़ा सा थिकर होना चाहिए। तो उस केस में मेरी जो सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब देखो जरूरत से ज्यादा, कई बार आप देखोगे कि आप एक अपने अभी भी करके देख सकते हैं, आप अपने इस हाथ को पास में लेके जाइए, तो जैसे जैसे आप इसे जरूरत से ज्यादा पास लेके चले तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके ब्रेन पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है ना? देखो आप करके भी देखो तो आपको लगेगा। तो ये जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक डिस्टेंस के पास अगर आप लेके आएंगे तो हर बार आपकी जो फोकल लेंथ है वो और जरूरत से ज्यादा कम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एक सर्टेन वैल्यू तक ही आप ऑब्जेक्ट को पास में लेके जा सकते हैं विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा स्ट्रेन ऑन द आई मसल्स। और वो डिस्टेंस कितना होता है? दैट इज कॉल्ड, बिल्कुल सही कैच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। तो इसलिए यहां पर मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो नियर पॉइंट पे रखा है। और ये जो ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट होता है उसे हम वैल्यू लेते हैं 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। तो जनरली न्यूमेरिकल्स में हम इस नियर पॉइंट की वैल्यू 25 सेंटीमीटर लेंगे। और जो इन्फिनिटी पे रखा है ये, तो यहां पर जब आपका इसी को बोलते हैं फार पॉइंट, दैट मीन जितना दूर से दूर हम क्लियरली देख सकते हैं विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन आवर आई, दैट इज कॉल्ड फार पॉइंट। और ये आपका नियर पॉइंट है। अभी जो मैंने आपको समझाया वो है एकोमोडेशन ऑफ एन आई। एग्जाम में आता है डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, और बच्चे जनरली इसी एकोमोडेशन की डेफिनेशन वहां पर भी लिख देते हैं। दैट इज अ टोटल डिफरेंट थिंग, वो ये नहीं होता है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन आप कैसे निकालते हैं वो मैं भी आपको समझा। चलिए इस डायग्राम के हिसाब से वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, तो यू की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, वी वो कभी चेंज होगा ही नहीं, और जो हमने माना हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। तो अब देख लेते हैं कि इस समय इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। तो थिन लेंस फॉर्मूला हमें पता है 1/f = 1/v - 1/u। अगर मैं वैल्यू डालता हूं तो ये हो जाएगा 1/√f
2.5 माइनस यू की जगह इन्फिनिटी और 1/∞ 0 होता है, इसलिए 1/f आ गया है 1/2.5। ये हटा देते हैं, यहाँ पे ऊपर 0 लिख देते हैं, तो इसका मतलब f की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 25/10 सेंटीमीटर, यानी कि सिंपल कर लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। और जो पावर होता है, पावर की वैल्यू होती है 100/f। आप में से कई जने सोचेंगे सर 1/f होता है, वो बिल्कुल होता है, लेकिन उस केस में f आपका मीटर में होना चाहिए। अगर मैंने 100/f लिखा है तो ये f इस समय सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया है आपका 100 डिवाइडेड बाय 2.5, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40। पावर की यूनिट हमें पता है, दैट इज डायोप्टर। तो इस टाइम पे आपकी जो फोकल लेंथ है आईपीस की वो है 2.5 सेंटीमीटर और जो पावर है दैट इज 40 डायोप्टर। अब उस केस के लिए कर लेते हैं, तो यहां पर आपका U कितना है, तो मैंने बताया था कि जो नियर पॉइंट होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर और वो माइनस में कंसिडर होगा। V अभी भी आपका 2.5 सेंटीमीटर है, फिर दोबारा यही फॉर्मूला लगेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूं, तो 1/f यहां पर आ जाएगा आपके पास 1/2.5 V की जगह, और U की जगह जब आप वैल्यू डालेंगे तो माइनस पहले से ही है, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा उसे। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 25, ऊपर जाएगा 11, तो f की वैल्यू आपकी आ रही है 25/11 सेंटीमीटर, और इसे फ्रैक्शन में ही रहने दीजिएगा। इस केस में जो आपकी पावर आ रही है वो निकाल लेते हैं। अगेन 100/f कर रहा हूं मैं, f यहाँ पर भी सेंटीमीटर में है, तो जब हम वैल्यू डालते हैं तो ये बन जाएगा 25/11 चला जाएगा आपका ऊपर, और ये बन जाएगा 44 डायोप्टर। तो इसका मतलब जो हमारी मैक्सिमम पावर हो सकती है आई लेंस की दैट इज 44 डायोप्टर, और जो मिनिमम पावर हो सकती है दैट इज 40 डायोप्टर। और ये जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है वो अब आ रहा है, एंड इट इज द मैक्सिमम वेरिएशन इन द पावर ऑफ ह्यूमन आई लेंस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन, एंड इट्स वैल्यू इज द डिफरेंस ऑफ द टू। यानी कि पावर ऑफ अकोमोडेशन आपको हो जाएगा P- माइनस P, और उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 44 माइनस 40, दैट मीन्स 4 डायोप्टर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, एकोमोडेशन ऑफ एन आई और पावर ऑफ अकोमोडेशन अलग अलग चीज होती है। एकोमोडेशन जस्ट दी एबिलिटी, और पावर ऑफ अकोमोडेशन वैल्यू के साथ आता है। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको आज की क्लास का सारा कंटेंट क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं वो इंस्टेंटली उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप अप्लाइंग फिजिक्स इन योर डेली लाइफ। जय हिंद, जय भारत।